देखिए आज का वीडियो है कि सेल डीड का कोई वैल्यू नहीं है। सेल डीड का वैल्यू समाप्त हो चुका है। अब सेल डीड की कोई वैल्यू नहीं है। सेल डीड पर नया कानून, सेल डीड पर नया फैसला आया हुआ है। सेल डीड वैल्यू इंड्स नाउ, नो वैल्यू ऑफ सेल डीड, न्यू लॉ ऑन सेल डीड, न्यू जजमेंट ऑन सेल डीड। मतलब कि जो आप जमीन खरीदते हो, जिसको आप लोग रजिस्ट्री करवाते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रजिस्ट्री पेपर की वैल्यू नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, यानी कि आपका केवला का मान्यता खत्म है भाई। कैसे है, क्या जजमेंट में बताया गया, पूरा आज का वीडियो में बताएंगे कि एक संपत्ति को अगर है तो किसी दूसरे के, अन्य व्यक्ति के नाम से अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, किसी दूसरे के नाम पर हम जब बेच देते हैं करने के लिए, तो उस संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेल डीड, उसके बाद है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड है, ट्रांसफर डीड है, या फिर विल है, यानी कि वसीयत है। समझ रहे हो, कई लोग पावर ऑफ एटर्नी के जरिए भी संपत्ति का ट्रांसफर करते हैं, पावर ऑफ एटर्नी के जरिए। लेकिन किसी भी संपत्ति के ट्रांसफर का जो सबसे मजबूत तरीका होता है वो आमतौर क्या माना जाता है, आप ही लोग बताइए। सेल डीड को माना जाता है, यानी किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा देना। लोग यह मानते हैं कि संपत्ति का ट्रांसफर हो चुका है, एक दूसरे पर मतलब कि ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब कि अब ये कहा जाएगा, अगर किसी की प्रॉपर्टी को खरीदा है और अपने नाम से उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवा ली है, यानी कि सेल डीड बनवा ली है, और मैं आपको ये कहूं कि उसके बावजूद उस प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा भाई? देखो, तो आपको क्या लगेगा, आप क्या सोचेंगे? इस बात का साफ साफ ये मतलब है कि सेल डीड की मान्यता को खत्म कर दिया गया है, केवला का मान्यता को खत्म कर दिया गया, रजिस्ट्री की मान्यता को खत्म कर दिया गया है। आप कहेंगे भाई ये क्या है? देखिए, सेल डीड आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक होने का सबूत नहीं है, और उस सेल डीड से होने से यह मान्यता नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के असली मालिक आप बन चुके हैं। समझ पा रहे हो? सेल डीड्स के होने से ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए इसमें क्या, इससे संबंधित एक जजमेंट जो है लेटेस्ट में आया था, और आप लोग को बताएंगे कि वो नया कानून क्या है और उसमें क्या जजमेंट आया, उसमें क्या बताया गया। एक सेल डीड की, एक रजिस्ट्री की कानूनी रूप से मालिकाना हक को साबित करने के लिए क्या मान्यता है। समझ रहे हो? देखो, मैं जिस जजमेंट्स की आपसे बात कर रहा था, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, जो कि 29 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। और यह मैटर जो है सावित्री बाई वर्सेस सावित्री बाई के नाम से जो है एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। सावित्री बाई वर्सेस सावित्री, समझ रहे हो, उसके नाम से किया गया। और जैसा कि सेल डीड का एक का बेचा गया नाम रजिस्ट्री में था, और रजिस्ट्री के तौर पर यह माना जाता है। और देखिए, आमतौर पर सभी लोग किसी भी प्रॉपर्टी को जब खरीदता है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, रजिस्ट्री करवा लेता है ना, स्टाम्प पर। और ये लोग मान लेते हैं कि अब उस प्रॉपर्टी का मालिक वो बन चुके हैं, तो वह प्रॉपर्टी उसके नाम से दर्ज हो चुकी है। सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से मात्र से वो अपने आप को उस प्रॉपर्टी का मालिक समझ लेते हैं। समझ रहे हो? तो और उस प्रॉपर्टी को बेचने के जब से वो तैयार हो जाता है, तो उसी सेल डीड के आधार पर उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, और वो भी एक तरीके से सेल करवा के रख लेता है, और यही समझता है कि अब वह उस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। ज्यादातर लोग यही करते हैं। टोटल प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट फील्ड में इसी तरह से होता है। एक प्रॉपर्टी का मालिक अपनी रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग दूसरे व्यक्ति का जो है प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, समझ रहे हो, और उसके नाम से वो रजिस्ट्री करवा लेता है। यही होता है ना। और देखो, और वो अपने आप को उस प्रॉपर्टी का मालिक समझने लगता है। लेकिन अगर मामला विवादित हो जाए, मामला जो है कोर्ट में चला जाए, तो आप अपने रजिस्ट्री की कॉपी को दिखाकर कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक है भाई। समझ रहे हो? कैसे ने पूरा वीडियो देखो। देखो, यह आपका उस मालिक प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक है। कोर्ट आपकी इस बात को नहीं मानेगी, आने की कोर्ट की नजर में आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो। कोर्ट के नजर में आपने उस संपत्ति को खरीदा है, एक ट्रांजैक्शन किया है, समझ रहे हो। लेकिन
वह यह नहीं मानता कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो। समझ रहे हो? और यानी कि आपका उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक सिर्फ एक रजिस्ट्री करवाने से नहीं हो जाता। कोर्ट की इस बात से यह साबित होता है और यही एविडेंस आता है कि आपकी मलकियत को, आपकी प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए सिर्फ एकमात्र रजिस्ट्री या साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो फिर सवाल यह खड़ा होता है, अगर रजिस्ट्री से किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित नहीं होता है तो फिर किस चीज से होता है भाई? किस चीज से होता है? तो देखो फिर इसमें क्या कारण है कि कोर्ट उसको मालिकाना हक साबित करने को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो कानून की नजरों में जब व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को अगर सेल करता है और उसके नाम से उसकी रजिस्ट्री करवा लेता है, तो कानून की नजरों में यह एक ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि एक व्यक्ति ने अपने अधिकार को जो प्राप्त किए थे सेल डीड के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को सौंप दिए, उसको ट्रांसफर कर दिए। तो कोर्ट इससे जो है यह मानता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है। समझ रहे हो? और एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हुए हैं। प्रॉपर्टी के इस तरह के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर एक लीगल तरीके से भी हो सकता है और एक अनलीगल तरीके से भी किया जा सकता है। तो कोर्ट की नजरों में उस संपत्ति का एक तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है ना, और उस प्रॉपर्टी पर व्यक्ति का मालिकाना हक हुआ। ठीक है, तो अब आपने किसी संपत्ति को रजिस्ट्री करवा ली है, यानी कि सेल डीड अपने नाम से करवा लिया, बना लिया, तो आपको यह जानना जरूरी है कि उस सेल डीड से आप जो है क्या क्या जो है कर सकते हो भाई, है ना। ये साबित सेल डीड से आप क्या क्या कर सकते हो। और देखो सेल डीड से ये साबित आप नहीं कर सकते कि सबसे पहले इसके लिए टाइटल ऑफ ओनरशिप, यानी कि अपना मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री साबित नहीं कर सकते। मतलब टाइटल ऑफ ओनरशिप, समझ रहे हो, अपना मालिकाना हक नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति के मालिकाना हक को सेल डीड के जरिए दूसरे व्यक्ति को मालिकाना हक कर दिए, सुपुर्द कर दिए। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और उनके बीच कोई ट्रांजैक्शन हुआ है एक तरीके से ये तो, लेकिन इस बात से यह साबित नहीं होता कि जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर किया है, उस संपत्ति का क्या वह वास्तव में मालिक था, क्या उसके पास में उस संपत्ति से संबंधित मालिकाना अधिकार था, या सिर्फ उसके नाम से एक सेल डीड थी। सवाल यह है, क्योंकि कोर्ट का यह मानना है कि कोई भी सेल डीड जो है सेल कर रहा है तो वह किसी भी तरीके से बनाई जा सकती, भले ही वह उसका मालिक न हो। इसको हम एक बेहतर उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा है और ऐसी संपत्ति को खरीदने के बाद आपने सेल डीड बनवा ली है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को आपको बेचा, यानी कि आपके नाम से उस संपत्ति को जो अधिकार आपके नाम से वो ट्रांसफर किए हैं, तो वह उस संपत्ति का मालिक ही नहीं था। तो इस उपरांत जबकि आपके नाम से उसकी सेल डीड हो चुकी है, तो आप उस संपत्ति के मालिक तब भी नहीं बनते, क्योंकि जिसने रजिस्ट्री कराई उस संपत्ति का वो मालिक था ही नहीं। ऐसा भी फर्जीवाड़ा बहुत देखने को मिला है, समझ रहे हो, इसलिए मैंने बोला। आगे देखिए, तो कोर्ट इसी तरह से यह मानता है कि संपत्ति का सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से मात्र से मालिकाना हक साबित नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को रजिस्ट्री करवाई है वास्तव में उसका वो मालिक था या नहीं था। पहला सवाल ये उठता है। और देखो, इस बात में संदेह भी है, इसलिए कोर्ट सिर्फ ये मानता है सेल डीड सिर्फ एक आदान प्रदान, ट्रांजैक्शन और लेन देन साबित करता है। समझ रहे हो, और एक प्रॉपर्टी का जो दूसरे अधिकार दूसरे व्यक्ति के पास है, उन अधिकारों को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अब जबकि आप इस संपत्ति के सेल डीड से यह साबित नहीं कर सकते कि आप जो है उस संपत्ति के ओनर है, मालिक हैं, तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और कोर्ट ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया है कि आप उस संपत्ति के मालिक नहीं हो, तो इसके लिए आपको जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को आपको बेचा है, ठीक है, जिसने आपको अपने अधिकार ट्रांसफर किए हैं, आपको उसके अगेंस्ट कोर्ट में कार्रवाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, क्या करना होगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी।
उसके खिलाफ आपको अपील करनी पड़ेगी और इससे आपको कोर्ट में साबित कर पाएंगे कि इस व्यक्ति ने आपको जो है उस संपत्ति को बेचा था, समझ रहे हो, और आपको और उसके बीच में लेन देन हुआ था, पैसों का लेन देन हुआ, लेकिन आप मालिकाना हक साबित नहीं कर पाएंगे। कहने का यही मतलब है कि किसी भी संपत्ति को खरीद रहे हैं, ठीक है, या बेचान में कोई रजिस्ट्री होती है, या तो जरूरी नहीं कि रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक हो और उसने अपने अधिकार दूसरे व्यक्ति को सेल डीड के जरिए ट्रांसफर कर दिया है, समझ रहे हो, तो वह उस संपत्ति का मालिक वो नहीं है। और वो मालिक कैसे नहीं बनेगा? कोर्ट को इस बात पे संदेह होता है, इसलिए इस बात को मालिकाना हक के तौर पर सेल डीड को कोर्ट नहीं मानता है, समझ रहे हो। इसलिए हमने भी हमारे कई वीडियोज में यह बताया है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले कोई भी संपत्ति को, जिस व्यक्ति से आप संपत्ति खरीद रहे हो, आप ये साबित कर लें कि वो प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना, यानी कि उस प्रॉपर्टी की जो है पूरा डॉक्यूमेंट आप देख लें, चेक कर लें कि उसका वो मालिक है या नहीं है। भाई ये बहुत जरूरी है आप लोग को देखना। और देखिए, ये साबित कर लें, इस बात को जो है तस्दीक कर लें कि उस व्यक्ति के पास में वह संपत्ति कहां से आया, समझ रहे हो, और उसको संपत्ति अपने बुजुर्गों से मिली, डिटेल में उसकी पूरी वंशावली जरूर चेक कर ले, और उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से उस संपत्ति को खरीदा है, और उस व्यक्ति की डिटेल्स में चेक करके उस व्यक्ति के पास में वो संपत्ति कहां से आई। तो इस प्रकार से आप पूरा उसका डॉक्यूमेंट को चेक कर लेंगे, इस बात की तसल्ली कर लेंगे कि प्रॉपर्टी वास्तव में सही आदमी से सही आदमी के पास गई है, तब आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने को सोचें। अन्यथा आपके साथ यही होगा और आप यह साबित नहीं कर पाएंगे कि उस प्रॉपर्टी के मालिक जो हैं और ऐसा कौन है, और ऐसी कोई सिचुएशन होगी, मामला अगर कोर्ट में जाएगा, तो आप उस सेल डीड के माध्यम से सिर्फ यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं, क्योंकि पिछला डॉक्यूमेंट आपने देखा नहीं उसका। उस आदमी, ठीक है, मेरा जमीन है, हम बेच रहे थे, हमारे पास वो जमीन कहां से आया, वो भी जरूर चेक कर लें। जो उसका आप सेल डीड ले रहे हो, उसका सेल डीड जरूर चेक करें। अगर उसका सेल डीड है तो खतियान है तो खतियान चेक करें, जरूर देखें, समझ रहे हो। और देखिए, और उसमें कहीं हेर फेर तो नहीं है, उसका कबल्ला में उसका खतियान है तो खतियान में उसका जमीन का रसीद चेक करें, रसीद करंट कट रहा है या नहीं कट रहा है ना, ये सब चीजें, उसका दाखिल खारिज जमीन का हुआ है या नहीं हुआ है, अगर रसीद कटा है तो दाखिल खारिज हुआ है नहीं हुआ है, ये सब चीजें आपको देख लेना है, चेक कर लेना है। अगर खतियानी है तो रसीद कट रहा है नहीं, ये भी चीजें आपको देखना है। तो इसमें हेर फेर तो नहीं है उसमें, अगर हेर फेर की वजह से वो मालिकाना अधिकार आपको नहीं मिले, इसके अलावा सेल डीड को डाउट में जरूर ले, इसलिए कि कोर्ट लेता है कि सेल डीड से आप संपत्ति का डिटेल्स नहीं पता कर सकते, केवला से पता नहीं चलता है संपत्ति का। संपत्ति का डिटेल के रूप में सेल डीड में कुछ भी लिखाया जा सकता है, जमीन अगर 5 डिसमिल 10 डिसमिल लिख देगा, समझ रहे हो, सेल डीड में, तो उससे पूरा डिटेल्स आपको पता नहीं चलेगा। और देखिए, उसको एग्रीकल्चर रेसिडेंशियल या किसी अन्य प्रकार से भी लिखवाया जा सकता है उसमें। और देखिए, यानी कि उस संपत्ति का जो नेचर है वो रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल या एग्रीकल्चर है, इसको भी आपको किसी भी प्रकार से सेल डीड में लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से भी जो है सेल डीड संदेह के घेरे में आ जाता है, केवला सेल डीड उसी को बोला जाता है, समझ रहे। और देखिए, इसके अलावा जो बात इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी सेल डीड से यानी केवला से किसी भी व्यक्ति के उस पर कब्जा है या नहीं है, इस बात को भी साबित नहीं किया जा सकता है केवला के आधार पर, भाई समझ रहे हो। और देखो, प्रॉपर्टी बेचने वाले ये जो है संपत्ति पर कब्जा नहीं होता, ये भी पता कर ले कि प्रॉपर्टी को बेचने वाला का जो है बेच दिया और आपका कब्जा वहां पर होगा या नहीं, उसका कब्जा है या नहीं, ये भी चीजें आप लोग को पता कर लेना है, समझ रहे हो। और देखो, और सेल डीड उसके नाम से है, वह उस व्यक्ति के नाम से उस संपत्ति में सेल डीड करवा देता है, क्योंकि कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का है और उसमें यह लिखवाया गया कि कब्जा जो व्यक्ति रजिस्ट्री करवा रहा है उसका है, ये भी चीजें पता कर ले। और जो व्यक्ति सेल डीड निष्पादित करवा रहा है उसके नाम से इस जगह पर भी सेल डीड की संधि होता नजर आता है, इसमें कब्जा किसी और का भी हो सकता है, ये भी चीजें आपको पता कर लेना है। और देखिए, कब्जे को सेल डीड के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता, अगर सेल डीड मेरे नाम से तो जरूरी नहीं कि वो कब्जा मेरे में है, समझ रहे हो। और देखो, इन सभी बातों को वह सारांश में इसमें मैंने आपको बताया है, शॉर्टकट में बताया आपको
तो देखिए जो कोर्ट का जो जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उन सभी के बातों का अगर सार के रूप में हमने जानने का आपको बताया, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को अगर बेचान किया जा रहा है तो उसकी सेल डीड बनवाई गई है, ठीक है। और वह सेल डीड एक ट्रांजैक्शन को प्रूव करती है, यानी कि एक लेन देन को प्रूव करती है, एक संपत्ति के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर को प्रूव करती है, उनके अधिकारों को ट्रांसफर करने को प्रूव करती है। लेकिन यह प्रूव नहीं होता है कि उस संपत्ति के हस्तांतरण से उस प्रॉपर्टी का मालिक आप बन गए हो, मालिक आप हो, ऐसा नहीं है। जिसके नाम से सेल डीड जारी की गई है यह साबित नहीं होता। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उनकी मान्यता कितनी है, किसी भी रजिस्ट्री या किसी भी प्रॉपर्टी की सेल डीड उस प्रॉपर्टी का आखिरी दस्तावेज नहीं है। ये चीजें भी आप लोग जान लीजिए। और देखिए उसके बाद भी आपको राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करवानी होती है, दाखिल खारिज, समझ रहे हो, दाखिल खारिज करवाना होता है, नाम ट्रांसफर करवाना होता है, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक तब आप जाके बन सकते हो। जब तक उस प्रॉपर्टी पर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, तब तक उस प्रॉपर्टी का आप मालिक नहीं बने हो। समझ पा रहे हो, इससे मालिकाना हक आपका साबित नहीं हो रहा है। ये चीजें हैं। तो कोई भी जमीन को रजिस्ट्री को करा लेने से आप उस जमीन का पूरी तरीके से मालिक नहीं बनते हो, ये आपको क्लियर आ गया। क्योंकि उसके बाद की भी प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्री तो कोई भी कर देगा, जिसके नाम से नहीं वो भी फर्जी जाके आजकल हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों के इसी में कोर्ट में इतने केसेस चल रहे हैं, देख रहे हो, बहुत सारा फर्जी रजिस्ट्री हुआ, फर्जी बना के बेच दिया, एक ही जमीन को दो को बेच दिया। बिहार में ये खासकर ज्यादातर होता है। समझ पा रहे हो, जमीन का मामला लेकर लड़ाई झगड़ा कितने चीजें होता है, और एक ही जमीन को दो आदमी को बेच दिया है, एक ही आदमी दाखिल खारिज नहीं करवाया, ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर से वो जमीन बेच दिया, इसका फायदा उठा लिया। समझ रहे हो, इसलिए रजिस्ट्री का वैल्यू पूरी तरीके से जो है यहां पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर उसके आगे की प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज, ये सबसे जरूरी होता है। तो आप लोग का कमेंट बॉक्स का हम लेने का कोशिश करेंगे, आप लोग सारे लोग जुड़े रहिएगा। देखिए हम मोबाइल ले चुके हैं और वीडियो ओपन कर लिए, जिन्होंने कमेंट किया भाई उसका सवाल का आंसर देने का कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे लिखा है रघुवर सिंह ने, मेरे पास खेत के कागज नहीं है, मेरे पापा जी जो है मर गए, अब जो है मुझे कागज निकलवाना है तो कैसे होगा, इसका जो है निराकरण करें, कागज निकालने का कहां से निकलेगा। अच्छा रघुवर सिंह जी, देखिए वो जमीन आपको पता है ना, वो कौन कौन जमीन है, उसका कागज सिर्फ आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो आपका जमीन है उसका जो प्लॉट संख्या होता है वो आपके अगल बगल जो अमीन है उससे आप ले सकते हो, वो आपको खाता खसरा भी बता देगा। वो खाता खसरा लेके आप किसी अमीन को पकड़िए, कुछ पैसा लगेगा, जो आपका नजदीक वाला अमीन है, जो आपके गांव के अगल बगल का जो अमीन है, और आपके अंचल से उसका रजिस्टर 2 निकलवा लीजिए। अंचल से आपको रजिस्टर 2 मिल जाएगा, आजकल ऑनलाइन में भी निकलता है। अगर ऑनलाइन से नहीं निकल रहा है तो अंचल में कर्मचारी के पास जाइए, सीओ के, पहले आप अमीन को पकड़िए, कोई भी प्राइवेट अमीन को, जो अब उसको बोलिए कि हमको ये पेपर निकलवाना है, कुछ लेगा 400-500 रुपया, और क्या करेगा, वो सारा निकाल देगा। उससे पहले पूछ लेना भाई कि ये हमको निकलवाना है, आप अपने कहाँ भटकिएगा, किसी जानकार आदमी को पकड़ेंगे तो इससे फायदा होगा, आपका कुछ पैसा लेगा और क्या करे, सारा पेपर आपको निकाल के दे देगा। सारा जमीन का रजिस्टर 2 निकलवा लीजिए, जमीन का आपका खतियान निकलवा लीजिए, तो आपका जमीन अगर खतियानी जमीन है, अगर खरीदा हुआ जमीन है तो केवाला निकलवा लीजिए, किसी को अमीन को पकड़ के ये सारा काम आपका हो जाएगा। देखो अंचल कार्यालय में जमीन का आपको रजिस्टर 2 मिल जाएगा, साथ ही साथ आप रसीद भी कटवा सकते हो। रजिस्टर 2 मिल जाने के बाद रसीद भी कट जाएगा, तो जमीन का पेपर हुआ ना भाई। अगर आप ज्यादा चाहिए, अगर खतियान चाहिए तो नकल खाना से खतियान निकलवा लो। ये तो आसान है, सिंपल है, किसी भी अमीन को पकड़िए सारा काम हो जाएगा रघुवर जी। और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, पूरा डिटेल्स में आपको बता देंगे। समझ पा रहे, किसी तरह का प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर यहां भी करना, इंस्टा पर जाके हमें आप बात कर सकते हो जब भी हमको टाइम, ऐसे बुरा मत मानना, 5 दिन 10 दिन कभी न कभी फुर्सत रहेंगे, इंस्टा पर जरूर पहचान लेंगे हम। समझ पा रहे हो, जवाब देंगे। आगे देखते हैं। एक आदमी लिखा है कि 15-20 साल की बेची गई जमीन पर क्या लागू होगा, ये लिखा हुआ है। ये नाम है एक्सलेंट एकेडमी, इन्होंने लिखा है। देखो भाई
बिना बंटवारा की बेची गई जमीन का 15-20 साल पहले बेची गई जमीन पर लागू होगा क्या? 15-20 साल पहले अगर इस तरह हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ, बेच दिया गया जमीन, तो उस जमीन का अगर उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया है, सब कुछ करा लिया है, तो भाई रसीद कट ली गया है, तो इसमें केस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बिना बंटवारा अगर किसी को आपत्ति होगा तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ दाखिल खारिज भी कैंसिल हो जाएगा। ये सब चीजें हो सकता है, समझ पा रहे हो? क्योंकि बिना सहमति का, बिना बंटवारा का जमीन बेचोगे, 15-20 साल भी होगा तो भी हो जाएगा। अगर किसी भी भाई को अगर आपत्ति है तो वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है। एक्सलेंट एकेडमी जी, यह हम बता दिए आपको। आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है रघुवर सिंह जी ने, हमारे भतीजे भाभी ने दूसरे भतीजे को जमीन मेरे हिस्से देने से मना कर रहे हैं और एक भाई का नाम कटवा दो, भाइयों के नाम कटवा दिया परिवार से, इसका क्या है सलूशन, वो बताइए। भाई जमीन का नाम में कैसे कटवा देगा? आप प्रॉपर पेपर को निकलवा लो जाके। हमने तो पहले भी आपको बताया, आपने पहले भी कमेंट किए थे, ठीक है। हमने बताया जमीन का पेपर रजिस्ट्री कार्यालय से आप उसका खतियान सेल डीड निकाल सकते हो के वाला, और खतियान नकल खाना से। ऑनलाइन का युग में भाई सारा कुछ निकल जाएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो चले जाओ अंचल कार्यालय में, किसी अमीन को पकड़ो, वो निकलवा देगा। आप अपने आप नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो? तो ये जरूरी चीजें हैं। देखो आप लोग का कमेंट हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग को इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। चलो अगला कमेंट देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। हमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग का कमेंट लाइक जरूर करें, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग का जब कमेंट लेते हैं हम, तो समझ रहे हो? देखिए एक आदमी ने लिखा है, मेरा 1933 में जमीन नीलाम लिया गया है लेकिन कागज खो गया है, कैसे निकलेगा? भाई खेसरा नंबर आपको पता है? कमेंट करके बता रहे हैं। खो गया है तो उसका आपको जो जमीन है, कोई अमीन से उसका खेसरा नंबर पता करो, ठीक है। उसके बाद खेसरा नंबर जब मालूम चल जाएगा तो उससे जाके रजिस्टर्ड टू अंचल कार्यालय में या ऑनलाइन से कहीं से भी, अगर ऑनलाइन से नहीं निकल रहा है तो अंचल कार्यालय में निकाल सकते हैं। उसके बाद वो जमीन का जो भी पेपर है वो आपका निकाल सकते हो। खतियानी होगा, खतियान नकल खाना से। अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री कचहरी, किसी अमीन को पकड़ो ना भाई, प्राइवेट अमीन को पकड़ो, वो सारा कुछ निकाल के दे देगा, सीधा बता दे, लेगा 200-400 रुपया, और क्या करेगा? दौड़ने के बदले 500 ले ले, लेकिन सारा काम आपका वो कर देगा। किसी अमीन को, छोटा मोटा अमीन को पकड़िए, सारा काम वो हो जाएगा। उसको बोलिए मेरा काम होगा तो आपको खुशी से हम इतना रुपया देंगे, मेरा आप कर दीजिए। समझ पा रहे हो? ये जरूरी चीज है, रास्ता में बता रहा हूं। अपने नहीं दौड़ सकते, कोई और दौड़ लेगा, 400-500 हजार लेगा, और क्या करेगा? 1 करोड़ थोड़ी ले लेगा, है ना? लेकिन सारा काम आपका वो करवा देगा। तरीका में बता रहा हूं, इस तरह का तरीका कोई नहीं बताएगा। छोटा मोटा अमीन, जो प्राइवेट अमीन आपके गांव के अगल बगल है, उसको पकड़िए, करवाइए। या कोई आपके गांव में तेज तरार है जो जमीन अमीन का जो नापी जोखी काम करता है, वो सारा काम कर देता है, उसको बोलिएगा मेरा जैसे ही काम होगा खर्चा दे देंगे आपको अलग से, है ना? ये चीज हो गया। आगे देखते हैं। आगे, मेरे जमीन किसी दूसरे ने बेच दिया है और उसने रजिस्ट्री भी नहीं करवाया है, मेरे पास खतियान है, ठीक है। तो भाई खाता खेसरा से चेक करवाओ जमीन वो बिका है या नहीं बिका है ना? पूरी तरीके से देखो। अगर इस तरह हुआ है, आपके जमीन को किसी दूसरे ने बेच दिया है, तो भाई जाके कोर्ट में केस करो उसके खिलाफ में। समझ रहे हो? सीधा सीधी कोर्ट किस लिए बना है? कोर्ट में केस करो, सीओ के जाके आवेदन दो, भाई कैसे बिक गया, दाखिल खारिज उसका रिजेक्ट करवाओ। अगर वो दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो, समझ पा रहे हो? ये जरूरी चीज है आप लोग को। तो देखो आज का वीडियो में हमने इतना कुछ आप लोग को बताया है। आप लोग सारे लोग क्या करोगे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दोगे, समझ पा रहे हो? और घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दोगे। सारे लोग ये काम करोगे भाई, जितने भी हो सारे लोग। और कमेंट करके सवाल पूछोगे, कोई भी दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है, और इंस्टा टेलीग्राम का लिंक भी दिए, जरूर ज्वाइन कर लेना, किसी भी तरह का चाहिए। और जजमेंट कॉपी चार्ज लगेगा तो भाई चार्ज देना पड़ेगा, पहले बता दिए, तो ही जजमेंट कॉपी लेना। बहुत सारे लोग जजमेंट कॉपी मांग रहे हैं, हमने क्लियर बता दिया है। वहां पर जो आदमी, हम जजमेंट नहीं देते, जो देगा वो चार्ज मांगेगा, वो चार्ज आपको लग जाएगा। बाद में लिखोगे कि सर चार्ज क्यों ले रहे हो, इस तरह का बात नहीं, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।